वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 12 तरंग प्रकाशिकी की, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं हाइजेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की। कि हाइजेन ने जो भी तरंग सिद्धांत दिया था उसके ऊपर द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था उसकी आज अपने बात करेंगे। इससे पहले तरंगागर क्या होता है वो अपने लास्ट क्लास में समझ लिया है जी। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हमने ये माना कि अपने पास एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। ये क्या हो जाएगा? एक प्रकाश स्रोत है। इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण जो तरंगागर बनेगा वो गोलीय बनेगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझा था। यदि आपको तरंगागर अभी समझ में नहीं आया तो मेरा पीछे का जो कल का वीडियो है उसको आप एक बार से ज़रूर देखोगे तो तरंगागर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यह बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण जो तरंगागर बनता है वो कैसा बनता है? गोलीय बनता है। यानी कि इसके चारों ओर इस प्रकार से एक गोलाकार तरंगागर का निर्माण होगा। उस गोलीय तरंगागर का मैं कुछ थोड़ा सा भाग यहाँ पे ले लेता हूँ। और किस प्रकार से लेंगे? कुछ ऐसे कि ये जो प्रकाश स्रोत है उससे हर संभव दिशाओं में तरंगों का उत्सर्जन होना है, ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि गोलीय तरंगागर जब भी आप बनाते हो तो ये समांगी माध्यम हो गया। तो समान दूरी पर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इतनी ही दूरी पे यहाँ पे भी एक पॉइंट हो जाएगा। ये जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो समान कला के पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि समांगी माध्यम में तरंगें संचरित हो रही हैं तो समान वेग से गति करेंगी, तो समान समय में समान दूरी तय करेंगी। तो एक निश्चित दूरी पर यहाँ पे समान कला के हमें बिंदु मिल जाएंगे। इन समान कला के बिंदुओं का आप आपस में मिलाओगे कुछ इस प्रकार से तो हमें एक तरंगागर मिलेगा। हालांकि गोलीय तरंगागर कंप्लीट इस प्रकार से बनने वाला है कुछ ऐसे, लेकिन मैंने यहाँ पे गोलीय तरंगागर के एक छोटे से भाग को मान लिया है कि ये अपने पास एक गोलीय तरंगागर हो गया। कुछ इस प्रकार से इस साइड में बनेगा। हालांकि ये तरंगागर दूसरी ओर कंप्लीट बनना है। अब हाइजेन ने क्या कहा था? ये जो तरंगागर बना है बच्चों, ये बना है प्राथमिक तरंगागर। प्राथमिक तरंगागर, ये जो प्रकाश स्रोत है वो प्राथमिक प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से ये जो तरंगिकाएं निष्कासित हो रही है इन तरंगिकाओं का नाम होगा प्राथमिक तरंगिकाएं। और प्राथमिक तरंगिकाओं के कारण ही प्राथमिक तरंगागर का निर्माण होगा। ठीक है, अब हाइजेन ने ये कहा था कि जो भी प्राथमिक तरंगागर बनता है इस प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक बिंदु नवीन बिंदुवत प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। मतलब ये हो गया कि इस पूरे गोलाकार तरंगागर के ऊपर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लोगे, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, कहीं भी एक पॉइंट ले लो। मैंने समझने के लिए 5-4 पॉइंट ले लिए हैं। तो ये जो आपको नए बिंदु नज़र आ रहे हैं ये भी नवीन प्रकाश स्रोत की भांति होंगे। यानी कि प्रत्येक बिंदु है वो भी आपको चमकता हुआ नजर आएगा। तो हाइजेन ने क्या कहा कि प्राथमिक तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस पॉइंट पे भी एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है जैसा कि ये था। तो फिर यहाँ पे बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से फिर तरंगिकाएं निष्कासित होंगी, जैसा कि इस प्रकाश स्रोत से ये प्राथमिक तरंगिकाएं निष्कासित हो रही थी। तरंगे किस प्रकार से निष्कासित होती हैं? ये कोई प्रकाश स्रोत हो गया, हर संभव दिशाओं में तरंगे इस प्रकार से निष्कासित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ भी इन प्रत्येक पॉइंट का व्यवहार है वो कुछ ऐसा होगा। प्रत्येक पॉइंट से इस प्रकार से चारों दिशाओं में तरंगों का निष्कासन होगा। तो मैं इस प्रकाश स्रोत की बात कर लूँ तो भाई एक तरंगिका इधर जाएगी, एक तरंगिका इस प्रकार से, यानी कि ये बहुत सारी तरंगिकाएं इस प्रकार से निष्कासित होने वाली है। तो फिर इन तरंगिकाओं के कारण एक और तरंगागर बनेगा कुछ इस प्रकार से। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे भी बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो यहाँ भी एक तरंगागर का निर्माण होगा कुछ इस प्रकार से। हालांकि अब मैंने इस पॉइंट के लिए तरंगों को रिप्रेजेंट नहीं किया, तरंगों को मैंने समझने के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट आपको करके बता दिया। इसी प्रकार से यहाँ भी तरंगें निष्कासित होंगी इस पॉइंट से, जैसा कि यहाँ पे निष्कासित हो रही है और एक गोलीय तरंगागर बन जाएगा। लाइकवाइज यहाँ भी इस प्रकार से एक तरंगागर बनेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी एक तरंगागर बनेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी एक तरंगागर बनेगा। कहने का मतलब कि आप जितने भी पॉइंट लोगे
उतने ही यहाँ पे तरंगाग्र हैं वो बनते जाएंगे। अब ये जो तरंगिका यहाँ से निष्कासित हुई है, प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगा। इस नवीन प्रकाश स्रोत से ये जो तरंगिकाएं निष्कासित हो रही है, इन तरंगिकाओं को आप द्वितीयक तरंगिकाएं कहोगे। कौन सी तरंगिकाएं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहोगे। द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा जो भी तरंगाग्र बनता है उस तरंगाग्र को आप द्वितीयक तरंगाग्र कहोगे। तो ये जो आपको गोलाकार भाग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो गोले नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पे द्वितीयक तरंगाग्र होगा। कौन सा तरंगाग्र होगा? द्वितीयक तरंगाग्र यहाँ पे बन जाएगा। अब द्वितीयक तरंगाग्र है वो कुछ अपने इस प्रकार से बना है। इसको स्पर्श करते हुए मैंने एक डैश डैश रेखा, इसी प्रकार से आउटर साइड में भी इस प्रकार से। तो ये जो पहले आपको डैश डैश करती रेखा नजर आ रही है वो तो कहलाएगा अग्र द्वितीयक तरंगाग्र, और जो पीछे वाला डैश डैश करती हुई रेखा है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पश्च द्वितीयक तरंगाग्र। ओके, तो यहाँ पे ऐसी कुछ रामलीला बनेगी हाइजेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार। हाइजेन का द्वितीय तरंगिकाओं सिद्धांत का मतलब ये होगा कि द्वितीय तरंगाग्र किस प्रकार से बनना है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो मैं इसको क्विकली एक बार से रिवाइज और कर देता हूँ कि बिंदुवत प्रकाश स्रोत था, एक गोलीय तरंगाग्र बना जिसे हम प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे। जो बीच वाली रेखा सोलर लाइन आपको नजर आ रही है वो प्राथमिक तरंगाग्र हो गया। प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण नए बिंदुवत प्रकाश स्रोत के चारों ओर अन्य गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। और इस अन्य जो गोलीय तरंगाग्र बनते हैं वो आपके द्वितीयक तरंगाग्र कहलाते हैं। और इसको आप जब अग्र और बाह्य दोनों भागों को मिलाते हो तो एक तो बनता है अग्र द्वितीयक तरंगाग्र और एक बनता है पश्च द्वितीयक तरंगाग्र। तो ये जो रामायण हमें तैयार होती है, तैयार मिलती है, वो तो किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से एक सीमित दूरी पे बनती है। यहाँ पे प्राथमिक तरंगाग्र है वो गोलाकार है, यहाँ पे द्वितीयक तरंगाग्र है वो भी गोलाकार है। लेकिन यदि अपने बात कर ले कि यही तरंगाग्र यदि अपने अनंत पे बनाने होते तो आप क्या करते? तो अनंत पे तरंगाग्र आप कैसे बनाते? मैं यहाँ पे अनंत मान लूंगा कि ये भाई अनंत हो गया। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि हम ये जानते हैं कि अनंत पे बनने वाले तरंगाग्र हमेशा समतलाकार होते हैं। तो समतलाकार का मतलब कुछ ऐसे तरंगाग्र होंगे, कुछ ऐसे तरंगाग्र, ये एक समतलाकार तरंगाग्र हो गया। और इसको समझने के लिए मैं इस तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग ले लूंगा जैसा कि मैंने वहां पे लिया था। तो ये अपने पास एक समतल तरंगाग्र हो गया एक प्रकार से। अब समतल तरंगाग्र के ऊपर अब जरा गौर करना, ये समतल है, प्राथमिक तरंगाग्र है, लेकिन कौन सा तरंगाग्र है? ये प्राथमिक तरंगाग्र है। प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा है हाइजेन के अनुसार। तो इनके चारों ओर इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र और बन जाएंगे। ये जो गोलीय तरंगाग्र होंगे वो कौन से तरंगाग्र होंगे? वो द्वितीयक तरंगाग्र होंगे। कौन से होंगे जी? ये सेकेंडरी होंगे, द्वितीयक तरंगाग्र। तो इसको आप इस प्रकार से मिला दो आउटर साइड और इनर साइड को, तो ये तो बन जाएगा अग्र द्वितीयक तरंगाग्र और ये बन जाएगा पश्च द्वितीयक तरंगाग्र। तो अनंत पे जो तरंगाग्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अनंत पे जो भी तरंगाग्र बनता है उसमें प्राथमिक तरंगाग्र तो समतलाकार होता है, जबकि द्वितीयक तरंगाग्र है वो गोलीय ही रहता है। क्यों? क्योंकि द्वितीयक तरंगाग्र हमेशा और हमेशा बिंदुवत प्रकाश स्रोत के द्वारा ही बनना है जो कि गोलाकार रहेगा। तो चाहे एक निश्चित दूरी की बात कर लो और चाहे अनंत दूरी पे बना लो, जो द्वितीयक तरंगाग्र होंगे वो द्वितीयक तरंगाग्र हमेशा गोलाकार आकृति के होंगे, जबकि प्राथमिक तरंगाग्र एक निश्चित दूरी पे तो गोलाकार आकृति के होते हैं, जबकि अनंत पे समतलाकार आकृति के होते हैं। तो ये था अपने पास हाइजेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब अपने क्या करने वाले हैं कि हाइजेन की तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे हम ये सिद्ध करेंगे कि जो भी तरंगाग्र होते हैं वो परावर्तन और अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा हाइजेन तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। सबसे पहले अपने बात करेंगे परावर्तन की व्याख्या की, उसके बाद अपने बात करेंगे अपवर्तन की व्याख्या की। और हमें करना क्या होगा कि अपने पास
एक समतलाकार पृष्ठ होगा। सबसे पहले आप परावर्तक पृष्ठ लोगे, इसके ऊपर आपको तरंगाग्र का आपतन करवाना है और परावर्तन को सिद्ध करना है। परावर्तन को सिद्ध करने के लिए आप परावर्तन के नियम को सिद्ध करोगे और परावर्तन का नियम ये होता है एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको आप सिद्ध कर दोगे तो परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। इसी प्रकार आगे चल के अपने अपवर्तन को सिद्ध करने वाले हैं। उस केस में आपके पास एक अपवर्तक पृष्ठ होगा, अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर आप तरंगाग्र का आपतन करवाओगे और उस केस में आप अपवर्तन को सिद्ध करोगे ना, तो अपवर्तन का जो सबसे बड़ा नियम होता है स्नेल का नियम, जो कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल n/1 होता है, इसको आप सिद्ध कर दोगे। कहने का मतलब कि परावर्तन को सिद्ध करने के लिए परावर्तन नियम आप डेरिवेट करके दिखाओगे और अपवर्तन को प्रूफ करने के लिए आपको अपवर्तन का जो स्नेल का नियम है उसको आप प्रूफ करके दिखाओगे। अपने सबसे पहले बात करेंगे परावर्तन की व्याख्या की। तो उसके लिए सपोज दैट अपने पास एक परावर्तक पृष्ठ है जिसकी दूसरी साइड हमने पॉलिश कर दी है। कौन सा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ। अभी हम क्या करेंगे? तरंगाग्र का आपतन करवाएंगे। तरंगाग्र बनाने के लिए कम से कम 2 तरंगों का आपतन होना जरूरी है। जैसे ये 2 तरंगे हैं, इस प्रकार से इन तरंगों के लिए समान कला के बिंदु तलाश कीजिए, उनको आपस में मिला दीजिए। तो समान कला के बिंदुओं को मिलाने पर जो बिंदु पथ बनता है, यानी कि जो रेखा बनती है, वही तरंगाग्र होता है। अकेले एक प्रकाश किरण के द्वारा कभी भी तरंगाग्र नहीं बनता। तरंगाग्र बनाने के लिए आपको कम से कम 2 तरंगे काम में लेनी जरूरी हो जाएंगे। तो यहाँ अपने 2 तरंगों का आपतन करवाते हैं। पहली तरंग सपोज दैट ये हो गई। इस तरंग को मैं तरंग ए नाम देता हूँ, जो कि इस पॉइंट P पर हम इसका आपतन करवा रहे हैं। इसी प्रकार इसके समांतर मैंने एक और तरंग मान ली जिसको मैं B नाम देता हूँ, और ये जो पॉइंट, जो प्रकाश किरण है, वो पॉइंट Q पर आपतित हो रही है। तो यहाँ पे सपोज दैट एक अभिलंब है, यहाँ भी इस प्रकार से एक अभिलंब हो गया। तो ये जो प्रकाश किरण होगी यहाँ अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी आई कोण बन रहा है। इसी प्रकार से ये प्रकाश किरण भी यहाँ पे एंगल बनाएगी आई। तो अब ये प्रकाश किरणें दोनों टकराएंगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए तरंगाग्र को देखते हैं कि तरंगाग्र किस प्रकार से आपतित होगा। ठीक है जी। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तरंगों का एक का ये हो गया, तो एक का ये हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे कला कोण हमेशा समान होंगे। तो आप इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो यहाँ पे दोनों को मिलाने पर एक तरंगाग्र कुछ ऐसे बनेगा। ये जो आपको चौक नज़र आ रहा है, मार्कर नज़र आ रहा है, वो एक प्रकार का तरंगाग्र है। ये समांगी माध्यम में गतिशील है तरंगे। तो मान लो एक तरंग जो है वो 1 सेकंड में इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पर, और इसने दूरी तय कर ली इतनी, मान लो ये 2 मीटर है। तो बी तरंग भी 2 मीटर दूरी ही तय करेगी उतने ही निश्चित समय में। सपोज दैट कि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो दोनों पॉइंटों को मिला दिया, मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होगी वो एक प्रकार का तरंगाग्र होगा। इसी प्रकार से तरंगें आगे बढ़ती रहेंगी। जब तरंग ए इस पॉइंट P पर पहुंचती है और आपतित हो जाती है, तो उसी समय जो B तरंग होगी वो भी इतनी ही दूरी तय करेगी और लगभग यहाँ पहुंच जाएगी। कहने का मतलब कि B तरंग का ये पॉइंट B तरंग का, जिसको मैं P' नाम दे देता हूँ। B तरंग के लिए P' पॉइंट और A तरंग के लिए P पॉइंट, ये दोनों समान कला के बिंदु होंगे, क्योंकि समांगी माध्यम में इनकी प्रारंभिक पॉइंट से जो दूरियां हैं वो समान है, अतः वो समान कला कोण अंतरित करेंगी। तो ये समान कला के बिंदु हो जाएंगे। और इन समान कला के बिंदुओं को यदि मैं मिला देता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा एक तरंगाग्र इस प्रकार से। तो ये जो तरंगाग्र होगा वो P' नाम से जाना जाएगा। और ये जो तरंगाग्र है वो आपतित तरंगों के द्वारा बना है, अतः इस तरंगाग्र का नाम आपतित तरंगाग्र होगा। यानी कि जो तरंगाग्र था वो इस प्रकार से गति करेगा, यानी कि आपतित होगा कुछ ऐसे। ठीक है। अब यहां आने के पश्चात क्या होगा कि ये जो तरंग A है वो तरंग तो यहां से हो जाएगी परावर्तित, लेकिन B तरंग को अभी भी यहां पे आपतित होना है। तो A तरंग परावर्तित होगी तो ये जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल ये तरंग बनाएगी। कौन सी? ये परावर्तन कोण उतना ही बनने वाला है। यहाँ पे ये जो तरंग गति करेगी वो इस प्रकार से जाएगी। यहाँ पे I और R एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो
पहली तरंग तो यहाँ पी पॉइंट पे पहुंचने के पश्चात परावर्तित हो चुकी है, बी तरंग को अभी यहाँ पे आपतित होना है। तो बी तरंग जब पी डैश से क्यू डैश इतनी दूरी और तय करेगी तब जाकर के ये आपतित होगी। उतने ही समय में ए तरंग भी इतनी ही दूरी तय करके और इस प्रकार परावर्तित हो जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी। कहने का मतलब, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ जी क्यू डैश पॉइंट। कौन सा नाम दे दिया मैंने? क्यू डैश पॉइंट नाम दे दिया। तो कहने का मतलब कि जब बी तरंग पॉइंट क्यू पर पहुँचती है तो ए जो तरंग होगी वो पहुंच जाएगी क्यू डैश पॉइंट पर। कहाँ? क्यू डैश पॉइंट पर। तो या बी तरंग का ये क्यू पॉइंट और ए तरंग का ये क्यू डैश पॉइंट, ये दोनों भी समान कला के होंगे, अतः क्यू क्यू डैश एक और तरंगाग्र बन जाएगा। और ये जो तरंगाग्र होगा वो परावर्तित तरंगों के द्वारा बनेगा, अतः इस क्यू क्यू डैश तरंगाग्र को अपने परावर्तित तरंगाग्र कहने वाले हैं। अब बी तरंग भी क्यू पॉइंट पे पहुंच चुकी है, अब इस तरंग का भी क्या हो जाना है? परावर्तन हो जाना है। तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा? आर बन जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि ये दो तरंगे हैं ए और बी, ये दोनों इस प्रकार से आपतित होंगी और आपतन के पश्चात ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएंगी। इसी बीच जब ए तरंग पी पे पहुंची तो बी पहुंची कहाँ? पी डैश पे। तो पी और पी डैश को मिलाने वाली एक रेखा जो कि प्राथमिक आपतित तरंगाग्र बन जाएगा। और जब बी तरंग क्यू पॉइंट पे पहुंची उस केस में ए तरंग परावर्तित होकर के क्यू डैश पॉइंट पे पहुंच जाती है, क्योंकि ये दूरी और ए से लेकर के आगे क्यू डैश तक की दूरी है वो इक्वल है, अतः ये समान कला के बिंदु होंगे। तो यहाँ पे क्यू क्यू डैश एक और तरंगाग्र बन जाएगा जो कि यहाँ पे परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा। ये था इसका सिस्टेमेटिक रूप। अब अपने यहाँ पे क्या करना है? एंगल डिफाइन करने। हमें करना क्या है? परावर्तन को सिद्ध करना है, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर हमें प्रूफ करना है। क्या करोगे? आपको एक चीज़ तो पता है कि जो भी प्रकाश संचरण की दिशा होती है वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो ये एक तरंगाग्र है पी पी डैश, ये प्रकाश संचरण की दिशा है। तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये क्यू क्यू डैश एक तरंगाग्र है और ये तरंग संचरण की दिशा है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। कहने का मतलब प्रकाश संचरण की दिशा और तरंगाग्र के मध्य जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। ओके, सो अब आप यहाँ से क्या करोगे कि ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है जो कि आई है, ये एंगल यदि आई है ना, तो भाई यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो भी आई बनेगा। कैसे बनेगा उसको जरा गौर से समझना। मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ यहाँ ले आता हूँ कि ये एक परावर्तक पृष्ठ था, ये एक अभिलंब था, यहाँ पे ये प्रकाश किरण एंगल बना रही है आई, यहाँ पे ये प्रकाश किरण एंगल बना रही है आर। आई और आर आपस में बराबर है और उसके नीचे एक तरंगाग्र का इस प्रकार से निर्माण हो रहा था, ये बना रही थी तरंगाग्र। और हमने जो आई एंगल बोलना है वो इसको बोला है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये एंगल आई है कि नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो जरा ध्यान रखो कि भाई ये आपतित प्रकाश किरण मतलब एक प्रकाश किरण है और इस प्रकाश किरण के लिए ये तरंगाग्र कौन सा है? इस प्रकाश किरण के लिए ये तरंगाग्र है। कौन है ये तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो कोण बनेगा वो कंप्लीट 90 डिग्री बनेगा। सो ये एंगल कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा जो कि हमें ज्ञात करना है कंप्लीट। ये कितना बचेगा? ये हमें ज्ञात करना। तो आप क्या करोगे? इस आर को मैं एक बार के लिए आई बोल देता हूं, तो ये भी आई, ये भी आई, सीधी सी बात हो गई। ठीक है। सो ये जो एंगल है आई प्लस आई, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री हुआ? ये पूरा एंगल कितने डिग्री बना? ये पूरा एंगल बना जी 2i डिग्री। कितने डिग्री बना? 2i, क्योंकि i प्लस आई 2i हो गया। यहां तक 2i है और यहां तक 90 है, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस 2i। कितना बचेगा? 90 माइनस 2i। इज दैट क्लियर? ओके। ये अभिलंब था। अभिलंब और पृष्ठ के बीच में कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री। यहां से लेकर के और यहां तक इन दो के बीच में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री कोण में कौन कौन आ रहा है? आई आ रहा है, इतना कोण है।
90 माइनस 2i आ रहा है, इतना कोण है, और एक कोण ये भी आ रहा है, यानी कि तीनों कोणों का योग कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो तीन कोण कौन कौन से हैं जी, ये कोण तो आई है, ये भी आई था और ये भी आई है, तो आई हो गया, 90 माइनस 2i भी हो गया, प्लस में एक तीसरा कोण और है, इसको मैं एक बार के लिए x बोल देता हूँ, जो कि हमें ज्ञात करना है। तीनों कोणों का योग कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तीन कोण समझ में आए कौन कौन से हैं, फर्स्ट, ये सेकंड बीच वाला, और एक ये थर्ड। तो अब आप इसको अरेंज कर लो, तो i से एक i कैंसिल, तो 90 माइनस i बचेगा प्लस x बचेगा बराबर 90 आएगा, 90 से 90 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो आपने इसको x माना था उसका मान कितना निकल के आ जाएगा, i एंगल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से जब ये एंगल r है तो ये एंगल भी बच्चों r बनेगा, कितना बनेगा, r बनेगा, सेम वही परिपाठी। ओके, चलो मैं ये भी समझा देता हूँ कि ये r कैसे बनेगा। इसको समझने के लिए आप इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार यहाँ कैलकुलेट कर लोगे, मान लोगे। जैसे कि ये अपने पास पृष्ठ है, इसके ऊपर ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण है जो कि यहाँ पे एंगल बना रही है I, ये परावर्तित किरण है जो कि यहाँ पे एंगल बना रही है R, और यहाँ पे ये जो तरंग है वो यहाँ पे बना रही है जी तरंगाग्र, और हमें ये एंगल डिफाइन करना है। इसको मैं एक बार के लिए x मान लेता हूँ। ओके, फिर से ये जो तरंगाग्र है ना वो निर्गत या यूं कह लो परावर्तित तरंगाग्र है। कौन सा है, परावर्तित तरंगाग्र है। तो ये तरंग और ये तरंगाग्र, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि इस तरंग से लेकर के और इस तरंग तक, सॉरी ये तरंगाग्र है यहाँ पे, इस तरंगाग्र से लेकर के और इस तरंग तक जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनने वाला है। तो फिर ये एंगल आपको x है वो डिफाइन करना है कि x का मान है वो कितना आएगा। उसके लिए आप क्या करोगे कि ये एंगल r है, ये एंगल I है, तो ये दोनों एंगल r बन सकते हैं ना, क्योंकि I और r बराबर होता है। तो इसको मैं r कह सकता हूँ, इसको भी मैं r कह सकता हूँ। तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री बनेगा, ये जो पूरा एंगल बनेगा बच्चों वो बनेगा कितना, 2r। कितना बनेगा जी, 2r बन जाएगा। तो भाई ये एंगल कितना बचेगा, पूरा एंगल 90 डिग्री, यहाँ तक 2r, तो ये कितना बचा, 90 में से 2r घटा दो तो ये बचेगा 90 माइनस 2r, इतना वाला कोण। ओके, मतलब ये कोण। अब ये कितना होगा, ये अभिलंब, ये पृष्ठ, अभिलंब और पृष्ठ के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, इस रेखा और इस रेखा के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। सो ये आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, ये तो हो गया एंगल बीच वाला 90 माइनस 2r, ऊपर वाला एंगल कह सकते हो r है, तो ये ज्ञात करना है, x मान रखा है, तो r 90 माइनस 2r और x, ये तीनों ही एंगल इन दो रेखाओं के बीच में आ रहे हैं, यानी कि तीनों का योग है वो 90 डिग्री होना है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये हो गया r प्लस 90 माइनस 2r प्लस x, और तीनों का योग 90 डिग्री आएगा। तो अरेंज कर लो, 90 माइनस r प्लस x बराबर 90, 90 से 90 कैंसिल, x बराबर कितना बचेगा, r बचेगा, यानी कि इसका जो मान निकल के आएगा वो r डिग्री आएगा। ओके, तो ये अपने पास सिस्टम था, हमने I और R को डिफाइन किया। अब अपने परावर्तन को सिद्ध करने वाले हैं कि परावर्तन किस प्रकार से होगा, यानी कि I बराबर R कैसे सिद्ध होंगे। उसके लिए आप दो त्रिभुज मान लो। दो त्रिभुज कौन से, एक त्रिभुज तो ये होगा P Q डैश Q, एक त्रिभुज तो होगा P Q डैश Q, और दूसरा त्रिभुज होगा P P डैश Q, P P डैश Q से। दोनों त्रिभुज आपको नजर आए, हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए साफ पता चला, P Q डैश Q, यानी कि ये तरंगाग्र 90 डिग्री एंगल जिसमें आ रहा है, और एक दूसरा त्रिभुज जिसमें भी 90 डिग्री एंगल आ रहा है। इन दोनों त्रिभुज को आप सर्वांग सम सिद्ध कर दो। क्या सिद्ध कर दोगे, सर्वांग सम। उसके लिए आप क्या करोगे कि दोनों ही त्रिभुज में PQ भुजा है वो कॉमन आ रही है, यानी कि PQ बराबर PQ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा कि पहले वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री कोण बन रहा है,
दूसरे वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कि दो समकोण है, इसका मतलब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो पहले वाले त्रिभुज का कोण होगा पी क्यू डैश क्यू, पी क्यू डैश क्यू इज इक्वल किसके होगा, इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या होगा, पी पी डैश क्यू, पी पी डैश क्यू। ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसा रीजन क्यों हुआ बराबर होने का, क्योंकि ये कौन से कोण होंगे, ये समकोण होंगे। इसी प्रकार से अब अपने और कौन कौन से एंगल बराबर कर सकते हो या फिर क्या हो सकता है, आपने ये देखा था कि पी डैश से लेकर के क्यू तक की जो डिस्टेंस है, मतलब बी तरंग पी डैश से क्यू तक गई थी, उतने ही समय अंतराल में ए ने भी उतनी ही दूरी तय की थी और वो पी से लेके क्यू डैश तक चली गई थी। कहने का मतलब पी डैश से लेके क्यू तक की जो दूरी होगी वो पी से लेके क्यू डैश तक के बराबर होगी, यानी कि पी डैश क्यू बराबर होगा पी क्यू डैश। किस कारण से है ये ज्यामिति से हमें नजर आ रहा है। किससे नजर आ रहा है, ज्यामिति से। ओके, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड यानी कि सास नियम से, सास नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। पी क्यू क्यू डैश सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी पी डैश क्यू। और सर्वांग सम होते ही आप जानते हो कि प्रत्येक त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज के आपस में बराबर होता है, उसके चाहे साइड की बात करो चाहे एंगल की बात करो। अतः आप एक त्रिभुज का एंगल जो आई नजर आ रहा है उसको आप ये कह सकते हो कि वह दूसरे त्रिभुज के एंगल आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो नियम है वो परावर्तन का नियम होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परावर्तन की व्याख्या कीजिए, या फिर ये भी हो सकता है कि हाइजेन तरंग सिद्धांत के अनुसार इस नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तो भी आपको यही डेरिवेशन बोलनी है। तो ये था अपने पास हाइजेन तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ जहां अपने अपवर्तन की व्याख्या करने वाले हैं। तो ओके, बाय, थैंक यू।